स्टार्टेड ना? Yes, sir. ओके सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। 12 भी बज गए, ठीक है सर। तो इनकम टैक्स में कैपिटल गेन पढ़ूंगा। कैपिटल गेन तो सर काफ़ी हो गया, हाँ सर हो गया, पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें और भी हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ। FAQ टाइप्स, ऐसे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी हुआ है और प्रोविजंस पे मैंने बातचीत किया लास्ट दिन, तो एग्जाम्शंस पे भी मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स प्रोविजंस बात कर रहा था। बट आज ना कंटिन्यू रखूंगा, उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखूंगा, बट फिर भी कुछ स्पेशल डिस्कशन, कुछ स्पेशल सेक्शन है जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। मैंने, मेरा मानना है कि मैक्सिमम सेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, बट कुछ सेक्शन ऐसा है जिसको मे बी दोबारा बोलना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा बचा कुछ सेक्शन बीच बीच में रह जाते हैं जिनके बारे में शायद मैंने आपके साथ बात नहीं किया, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो कैपिटल गेन को एंजॉय करते हैं सर। सर आपको तो एंजॉयमेंट लगता है, हमें तो टेंशन हो जाता है सर। वही फितरत ठीक करो, टेंशन क्यों लेना है, एंजॉय तो करना है ना। ओके, अच्छा स्क्रीन देख के मुझे थोड़ा कंफर्म करो सर, स्क्रीन शेयर है? Yes, sir. थैंक यू सर। यस सर। ओके चलो, अगला कुछ घंटा कैपिटल गेन के नाम कर देते हैं सर। आपका इच्छा है, जैसा मर्जी, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोगों के साथ इससे पहले भी मैंने ना, आप लोग देखना कॉपी में आप लोग नोट डाउन करके रखे होंगे। क्या नोट डाउन करके रखे होंगे? रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। सबको ये अपना अपना कॉपी देखो। आप लोग ना रेट ऑफ टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना सर कॉपी में? मैंने नोट लिखा था क्लास में, मैंने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कनेक्शन जुड़ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एक बार मैं रेट ऑफ टैक्स को फिर से रिपीट करूंगा सर, क्यों जरूरी है, ठीक है। इसलिए जरूरी होता है बिकॉज रेट ऑफ टैक्स काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा और बताऊंगा। ऐसे कंफ्यूजन तो होगा नहीं अगर आप एसेट को समझते हो, ठीक है। कैपिटल गेन क्या होता है सर? कैपिटल एसेट को सेल करके जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन लिखा था, याद होगा कि कैपिटल एसेट क्या होता है ना? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, ठीक है। फिर ट्रांसफर, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके, फिर आप लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 देखा, है ना? तो आप लोग अगर कैपिटल एसेट को जानते हो, ट्रांसफर को समझते हो, तो कैपिटल गेन को भी समझ जाओगे, ठीक है सर। सेक्शन 45, ओके। नाउ क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग मेनली दो तरह का कैलकुलेशन करते हैं। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के और एसेट को पढ़ के आपको समझना पड़ता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन एंड एज वेल एज आफ्टर रीडिंग द रेलिवेंट प्रोविजंस को याद करके आपको समझना पड़ता है कि ये शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद रेट ऑफ टैक्स का एक बहुत बड़ा एरिया आ जाता है। तो भाई शॉर्ट टर्म में रेट अलग है ना? जैसे आपको मैं शॉर्ट में एक बार याद दिलाऊं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मली जो है 111A में बोला गया है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसमें 15% टैक्स लगता है अगर एसटीडी पे है तो, ठीक है। और कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से भी मिलता है। इसके बारे में भी पहले बात किया हूँ सर, मैं आज भी जरूरत पड़ने से करूंगा, ठीक है। लेकिन आज ना ये 111A, ठीक है, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। 111A, 112, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है, 112A एज वेल एज 112, ये कुछ सेक्शन है जिसके बारे में मैं आज आपके साथ थोड़ा बात करूंगा और रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। रेट याद रखना, ये चार्ट याद रखना, ठीक है। सर अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूंगा वापस से, ठीक है, याद दिला दूंगा आप लोगों को, फिर से वापस रिवाइज करवा दूंगा सर, ठीक है। तो याद भी हो जाएगा। अच्छा बस क्या यही करवाना है? नहीं सर। अच्छा ये भी तो पता है ना आपको, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, जहां पर आपको ये भी पता है कि किस एसेट का कितना दिन का होल्डिंग होने से
आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में करना चाहिए? ठीक है, याद रखना सर, अगर म्यूचुअल फंड यूनिट छोड़ के कोई दूसरा शेयर्स है, ठीक है, शेयर सिक्योरिटी बोलते हैं ना, सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अदर देन म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ओके, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर है, माने ये भी म्यूचुअल फंड है बट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होना चाहिए, एंड जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब 12 महीना 12 मंथ्स होल्ड करो, फिर सेल करो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ का कम हो, ठीक है, 12 मंथ का कम हो या अप टू 12 मंथ हो शॉर्ट टर्म। अगर कंपनी लिस्ट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मैंने अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड बिल्डिंग 24 मंथ के कम है या अप टू 24 मंथ है शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म, ठीक है सर, याद रखना, जरूरी बात कर रहा हूँ। और ये जो भी मैंने आपको अभी इतना देर से बताया, ये जो एसेट क्लास आपने देखा, इसके अलावा अगर डेप्ट ओरिएंटेड फंड है, सर डेप्ट ओरिएंटेड फंड माने ये भी म्यूचुअल फंड है, अगर किसी को म्यूचुअल फंड में ज्यादा जानकारी चाहिए या म्यूचुअल फंड में सच में नॉलेज लेना चाहते हो, अलग से म्यूचुअल फंड का क्लास कर सकते हो सर, ठीक है, उसमें आपका पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज बढ़ जाएगा, और ये सब जो डेप्ट ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड, इसका क्या जिंदगी में काम आता है आपको समझ में भी आ जाएगा, आपका क्या बोलते हैं, माने पर्सनल लेवल में अपने फैमिली के पास भी आपका इज्जत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फैमिली अपना फंड आपको दे सकता है, उसको आप कहीं लगा के फैमिली को गेन कराओगे, बैंक से ज्यादा रिटर्न कमा के दोगे, तो फैमिली खुश हो जाएंगे, ठीक है, आप भी खुश हो जाओगे। सर खुशी बाद में, पहले टैक्स बढ़ा दो, ठीक है, लेकिन सर मैं ये सब बात इसलिए कर देता हूँ बीच बीच में ताकि आप पढ़ाई करो। क्या है ना, एक चीज को बताने जाओ हजारों चीज सामने आता है, अब हर एक पॉइंट में अगर मैं एनालिसिस करने बैठूं, ठीक है, एक जिंदगी भी कम पड़ जाएगा। लोगों के मन में चलता है ना कि सर आप डेप्ट ओरिएंटेड फंड बता रहे हो पर डेप्ट ओरिएंटेड फंड के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। अब देखो मैं टैक्स पढ़ाऊंगा कि डेप्ट ओरिएंटेड फंड समझाऊंगा, क्योंकि ये सब तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड डिस्कशन है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कशन है, अब पॉसिबल नहीं हो पाता, बट फिर भी मैं करता हूँ, कोशिश इसलिए करना पड़ता है बिकॉज आई नो सबको उतना पता नहीं होता कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड का क्या मतलब है, डेब्ट ओरिएंटेड फंड का क्या मतलब है। यहाँ पर ऐसे ही तो नोट्स के अंदर आपको हल्का फुल्का नॉलेज मिल जाता है, ठीक है, मतलब डेफिनेशन टाइप का, लेकिन इसका रियल लाइफ यूज अगर आपको जानना है, इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड का डिटेल्स पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो ना तो मुझे जरूर बताना, ठीक है, या फिर आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है, सारा बात मुझे ही बोलना पड़ेगा जरूरी नहीं है, लेकिन आप खुद से भी अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट यू, ठीक है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा तो फिर यूनिट ऑफ डेब्ट ओरिएंटेड फंड, ठीक है, मैंने जिसमें बेसिकली डिवेंचर बॉन्ड टाइप का प्रोडक्ट ज्यादा होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड जहां पर आपका मैक्सिमम पैसा डिवेंचर में या बॉन्ड रिलेटेड प्रोडक्ट में जमा होता है, या फिर कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर, मैंने शेयर छोड़ के कोई बॉन्ड वगैरह या कोई ट्रेड डिवेंचर वगैरह जो अनलिस्टेड है, मैंने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ट्रेड नहीं होता, या फिर एनी अदर कैपिटल एसेट, अगर 36 मंथ में कम होल्ड करोगे शॉर्ट टर्म, या अप टू 36 मंथ शॉर्ट टर्म, अगर 36 मंथ में ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करोगे और फिर सेल करोगे तो लॉन्ग टर्म। सर ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का हिसाब इतना जरूरी है क्या? अरे जरूरी है तब ना बार बार बोल रहे हैं। एसेट पढ़ के, एसेट को जब क्वेश्चन में आपको एसेट दे देगा, फिर एसेट के बारे में अगर आप जानते नहीं हो, है ना, तो मुश्किल में नहीं पढ़ोगे सर, हाँ, फिर आपका पूरा एकदम अंधाधुंध खेल हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, आपको বুঝতেই পারবে না कि কি করতে হবে, মানে কত রেট লাগাবো, কত পার্সেন্ट टैक्स হবে, है ना, सब কিছু एकदम गोल गोल हो जाएगा, दुनिया गोल, मैं भी गोल, सब गोल गोल। सर गोल माने पता नहीं, सुनो, अब आपको मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। এই বুঝতে পারা যাচ্ছে? সবাই বুঝতে পারছে তো? Yes, sir. थैंक यू सर। सर टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है, ये कौन सा सेक्शन का पार्ट है? 111A, 111A भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सर इसमें आपको ना कंसेशनल रेट का टैक्स मिलता है, नॉर्मली कैपिटल गेन में 20% टैक्स रेट होता है आमतौर पे, लेकिन कुछ एसेट्स में, सर्टेन एसेट्स में आपको कंसेशनल रेट मिलता है, जैसे कि इक्विटी शेयर, माने शेयर मार्केट में शेयर खरीद के जब आप बेचोगे, ठीक है, जैसे मानो रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट ने अच्छा खासा शेयर से गेन किया, मुझे याद है रिसेंटली कौन सा शेयर में गेन किया,
एक सेकेंड मैं बताता हूँ। रिसेंटली स्टूडेंट लोगों ने क्या क्या सब कंपनी का नाम आज ही अभी कुछ देर पहले बता रहा था। से फॉर एग्जांपल क्या बोलूं, अदानी, हाँ अदानी में बोल सकते हो, अदानी एंटरप्राइज। इस पे काफी लोगों ने पैसा लगाया था और पैसा कमाया। मैं आपको कितना बताऊं, चलो 6 मंथ्स का हिसाब देता हूँ आपको। देखो, ऐसे तो विद इन 1 ईयर में अगर करेगा ना, वो विद इन 1 ईयर में स्टॉक थोड़ा सा टर्मोइल है। बट 6 मंथ्स का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये कोर्स नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट का लोग पढ़ाई करते हैं ना, नॉर्मली 6 मंथ्स का चलता है। तो उसी के बीच में ये चीज हुआ है। स्टूडेंट्स लोग ना करीब करीब यहाँ पर खरीदा था जब स्टॉक मार्केट गिर गया था। किसका? अदानी का। ठीक है, अदानी बहुत जोर का गिरा था सर। ठीक है, लेटेस्ट में। तो जब शेयर गिरा था, तो तब कितना दाम चल रहा था? 1600 समथिंग। इससे भी कम दाम में किसी किसी ने लिया है। आप लोग अगर स्टॉक मार्केट क्लास सुनोगे ना यूट्यूब में, कभी कभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखना वहां पर ये सब बात किया हुआ है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 3 महीना 4 महीना पहले का क्लास अगर आपको मिले, आप जरूर गो थ्रू करना, देखना मैं वहां पर बोल रहा हूँ अदानी के बारे में। ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि अदानी अगर किसी ने 1500 1600 में लिया था, आज कितना चल रहा है सर बोलो? अभी कितना दाम चल रहा है? अप्रोक्स 2453, मैंने 2500 समथिंग। हाँ सर। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर किसी ने 1500 में परचेज किया था और 2500 में बेचा, प्लीज टेल मी कितना कमाया सर एक एक शेयर में? हाँ, কত টাকা কামিয়েছে দীপায়ন? 1500 টাকায় কিনেছে, 2500 টাকায় এখন যদি সেল করে দিয়েছে, বা 2600তে, আমি 2500ই ধরলাম। কত কামিয়েছে? আরে বলো স্যার, 1000 টাকা না? কানেক্টেড হো স্যার? সবাই কানেক্টেড আছে? আওয়াজ পাচ্ছেন? হ্যাঁ হাজার স্যার। টাকাটা, 1000 টাকাটা বোঝা গেল তো কিভাবে 1000 টাকা হলো? अब देखो, 1000 रुपीज अगर एक एक शेयर में कमाया, मानो किसी ने 100 शेयर में इन्वेस्ट किया था, तो 100 इंटू 1500 में टोटल इन्वेस्टमेंट था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 1.5 लाख, है ना? 1,50,000। और जब सेल कर रहे हैं तब कितना हुआ? 2500 इंटू 100 शेयर। तो तब अभी वैल्यूएशन कितना हो गया? 2,50,000। तो ओवरऑल ये कितना इनकम हुआ सर एक मंथ में, 6 मंथ्स में? ये कैपिटल गेन है। मैं ऐसे आपको शेयर मार्केट नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हो मैं शेयर मार्केट पढ़ा रहा हूँ। सर काफी लोगों ने कमाया रिसेंटली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। मेरे स्टूडेंट लोग जो शेयर मार्केट क्लास करता है, उसने रिसेंटली ये गेन किया सर। ठीक है, तो कैपिटल गेन कितना हो गया 6 मंथ्स में? 1 लाख का किया ना। लेकिन ये 6 मंथ्स में किया, तो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? हाँ सर। अगर शॉर्ट टर्म में कमाया, 6 मंथ्स में किया, विद इन 1 ईयर, 12 महीना कम से कम होल्ड करना चाहिए। तो 12 महीने से कम है तो फिर 12 महीने की बेच दिया। अगर 12 महीने से ज्यादा होल्ड करता तो लॉन्ग टर्म हो जाता। लेकिन मैं फिलहाल आपको 111A समझा रहा हूँ। ठीक है, करेंटली मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? 111A। तो अगर आप 111A समझ रहे हो, तो 111A में क्या होता है? जब आप किसी कंपनी का इक्विटी शेयर, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, अदानी एंटरप्राइज का इक्विटी शेयर अगर किसी ने परचेस किया है, तो उसने कैपिटल गेन किया। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एसेट। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर ए कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दैट इज 15% ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कंपनी का शेयर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट 2 में बताया यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट। यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट, मैं आपको कुछ बिजनेस ट्रस्ट के बारे में ऐसे बता देता हूँ। चलो, ये भी एक तरह का फंड की तरह होता है। यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट जो होता है ना, इट्स अ टाइप ऑफ फंड, म्यूचुअल फंड की तरह होता है।
REIT, मतलब ये आपका कुछ नाम ऐसे होते हैं बिजनेस ट्रस्ट, जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट कंपनीज होते हैं जो लोगों से फंड इकट्ठा करते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी होते हैं, इनको ऐसे नाम से बोला जाता है। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट लाइक REIT इन्वेट्स इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट रिपेमेंट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। ठीक है, आप ऐसे नाम पे भी सर्च कर सकते हो, REIT लिखो। ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, ऐसे ट्रस्ट होते हैं जिनका मेन बिजनेस का जो फंडिंग होते हैं वो रियल एस्टेट में होते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, पब्लिक से क्या करता है सर, पब्लिक से पैसा लेता है, पब्लिक उनको जो देता है ना बदले में, कंपनी उनको क्या करते हैं ना, अपना यूनिट देते हैं। इट्स टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की तरह है, बट इसको एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड नहीं कहा जाता। बट आपका पैसा जो भी पब्लिक इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनका पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो जाएगा। कहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, रियल एस्टेट में। ठीक है, रियल एस्टेट इन द सेंस, ये देखो, ए कंपनी दैट ओन्स एंड ऑपरेट्स और फिनांस इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, माने रियल एस्टेट से पैसा कमाएगा, और आपका सारा पैसा रियल एस्टेट में चला जाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाएगा, लाइक रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, वहां चला जाएगा। और कंपनी आपको क्या करेगा बदले में, यूनिट देगा, और उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा या रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक तरह का एसेट क्लास है। तो अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करके, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट में इन्वेस्ट करके, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ठीक है, अब आपके मन में फिर से सवाल चल गया, सर इक्विटी ओरिएंटेड फंड में थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं सर, ऐसे तो मैं इसको डिटेल्स में नहीं बता पा रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये फाइनेंशियल डिस्कशन है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट क्लास में मैं बताता हूं, फिर भी फॉर दी प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, ताकि आप जो पढ़ो उसको फील कर सको, मेरा यही इरादा होता है। मेरा एक ही टारगेट होता है कि आप जो पढ़ रहे हो ना, आपको उसका रियल लाइफ आइडिया भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में सिर्फ पढ़ते रहो। हवा में पढ़ना समझते हो, हवा में पढ़ाई करना माने माने पढ़ रहे हो पर क्या पढ़ रहे हो पता नहीं, ऐसा नहीं करना है सर। अच्छा, चलो मैं आपको एक दिखाता हूँ इक्विटी फंड्स का। ईटी मनी बोल के एक बड़ा फेमस कंपनी है, मैं वहीं पर देख रहा हूँ। चलो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, उसमें आपको मैं एक इक्विटी इक्विटी फंड दिखाता हूँ। ये बहुत फेमस कंपनी है, निप्पॉन बोल के, पहले रिलायंस चलाता था, अभी निप्पॉन अपने अपने आप को खुद चलाता है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, आप ये बेसिकली, ये देखो क्या लिखा है, इक्विटी है। ये जो फंड है ये मेनली इक्विटी फंड है सर, यही लिखा था उसमें। ठीक है, और लार्ज कैप माने यहाँ पर मैक्सिमम इंडिया का बड़े बड़े कंपनीज का शेयर है। ठीक है, इसमें इंडिया का जो बड़ा बड़ा कंपनीज है ना उसका शेयर इसके अंदर है। यहाँ पर लिस्ट होता है कि इस फंड का पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, माने जो पब्लिक यहाँ पर इन्वेस्ट करता है उनका पैसा अल्टीमेटली शेयर में जाके इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस फंड का नाम है इक्विटी फंड। ठीक है, माने म्यूचुअल फंड कंपनी, देखो जिसको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है ना, जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है, अपना पैसा स्टॉक मार्केट कंपनीज को नहीं देता, माने सॉरी स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली नहीं देता। वो क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी को बोलता है कि, अच्छा इसमें म्यूचुअल फंड को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा इजी है कि आपको फंड मैनेज नहीं करना है, आपका पैसा कोई म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे कि निप्पॉन इंडिया और भी बहुत सारे कंपनी है। ठीक है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ये आपका फंड को मैनेज करेगा। और अगर अगर आप अभी तक का इनका रिटर्न का हिसाब देखोगे, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। जस्ट लुक एट हियर कि अभी तक इसका एनुअलाइज रिटर्न देखो आप। ठीक है, ये देखो 21.03%, अपने कैटेगरी से 5% ज्यादा रिटर्न दिया है। 21%, कौन सा बैंक प्रोवाइड करेगा? दुनिया में कोई बैंक नहीं है सर जो आपको 20-21% रिटर्न दे देता है। अगर किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो अभी तक 4 लाख के ऊपर का प्रॉफिट कर चुका है एक साल में। ठीक है, मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट 14 लाख हो चुका है ये फंड। अच्छा, मैंने जो आपको शेयर में बताया था मेरे स्टूडेंट लोगों ने किया तो 100% कमाया। ठीक है, 1.5 लाख इन्वेस्ट करके 2.5 लाख कमाया। ठीक है, तो वो तो अलग बात है, वो तो डायरेक्ट इन स्टॉक मार्केट, बट फिर भी 21% कौन सा बैंक आपको देगा? कोई नहीं देगा। कैटेगरी एवरेज से 15%
चल रहा है, तो 15% भी खराब नहीं है। बैंक एफडी मार्केट में चल रहा है 7.20, गोल्ड के रिटर्न चल रहा है 8.47 समथिंग, जो लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं। सो फंड अपना परफॉर्मेंस बता रहा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो आप प्रॉफिट कर रहे हो, जो गेन कर रहे हो, 10 लाख लगा के 14 लाख, तो 4 लाख का गेन हो गया ना। तो ये इक्विटी फंड में पैसा लगा के आपने गेन किया, तो इसका भी जो रिटर्न अगर आप विद इन 1 ईयर करोगे, ठीक है, अगर विद इन 1 ईयर होता है तो फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर ये अर्निंग आपका 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ रहे हो? तो मार्केट में ऐसे कुछ इक्विटी फंड का रिटर्न आपको मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ। निप्पॉन है, मिरे है, एसबीआई ब्लू चिप है, प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, कोटक ब्लू चिप है। ये लास्ट 1 साल में दिया है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अगला 1 साल में भी देगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा फंड क्या परफॉर्म करता है। बट 1 साल में ऑन एन एवरेज 15 से 20% रिटर्न मार्केट से कुछ अच्छा अच्छा फंड कमा के दिखाया लोगों को। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं कहना चाहते, बस आपको मैं रियल लाइफ एक्सपोजर देने का कोशिश कर रहा था। इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट, जैसे कि इनविट या फिर आरईआईटी, ठीक है, रियल एस्टेट बिजनेस ट्रस्ट, ये सब जगह में अगर आप पैसा लगाते हो, और अगर आप 6 मंथ्स के अंदर पैसा, 6 मंथ्स क्या, वन वन ईयर के अंदर अगर आपका फंड जो है 1 ईयर मार्केट में चलता है और फिर आप उसको विड्रॉल कर लेते हो, जो भी गेन करते हो, मैं आपको दिखाया कैसे गेन हो सकता है। मैंने आपको शेयर का भी एग्जांपल दिया, जो रिसेंटली मेरे स्टूडेंट लोगों ने कहाँ से किया सर, अदानी से किया, ठीक है, और आपको मैंने म्यूचुअल फंड का भी एग्जाम्पल दिया और रियल एस्टेट फंड का भी दिया। ठीक है, सो कहीं से भी गेन करो सर, अगर आप शॉर्ट टर्म में करोगे तो आपका रेट ऑफ टैक्स बता रहा है 15%। ठीक है, लेकिन ये एरिया बता दिया भाई कौन सा फंड है जिसके लिए 111 एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इसका कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेट जो है ना कंसेशनल है, तो इस कंसेशनल रेट को पाने के लिए आपको कुछ कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या बोला देखो, द कंडीशन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल रेट, ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ सच इक्विटी शेयर और यूनिट शुड बी एंटर्ड इनटू ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2004। माने आप जो ट्रांजैक्शंस लगा रहे हो, ठीक है, लेन देन जो कर रहे हो, वो 1 अक्टूबर 2004 के बाद होना चाहिए, being the date on which chapter 7 of the finance act 2004 came into force, and such transaction should be chargeable to STT, security transaction tax। पहले मेरा डिस्कस किया हुआ है, कैपिटल गेन चैप्टर के स्टार्टिंग 1-2 क्लास में ही मैंने बातचीत किया है। However, short-term capital gain arising from transaction undertaken in foreign currency or recognized stock exchange located in an international financial service center would be taxable at a concessional rate of 15%, even though STT is not leviable in respect of such transaction। अब आपके मन में चल रहा है सर फॉरेन करेंसी में कैसे होता है, चलो इसका भी मैं आपको एक हिसाब दिखा देता हूँ। मार्केट में काफी तरह का डेरिवेटिव सिस्टम चलता है सर, ठीक है, जैसे आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे इक्विटी, मैंने शेयर मार्केट को लेके रिसेंटली मेरे को स्टूडेंट्स ना इक्विटी डेरिवेटिव एज वेल एज, मैंने जो लोग सीए भी कर रहा है, सीएस भी कर रहा है, एज वेल एज सीएमए भी परस्यू कर रहे हैं, बट उनको जॉब का जरूरत था, तो रिसेंटली इक्विटी क्रैक किया, कमोडिटी क्रैक किया, करेंसी क्रैक किया, और अभी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स में आप लोगों का सीनियर है, कोई आपका जियोजित फाइनेंशियल सर्विस में, या फिर कहाँ गया, एसबीआई में मोस्ट प्रोबेबली एक जन गया, तो इस तरह का रिसेंटली ज्वाइन किया सर। सो मेरा कहने का मतलब इतना है कि अल्टीमेटली वहां जाके करता क्या है, ठीक है सर, ये सब में डीलिंग करता है, ठीक है, और ये सब फाइनेंशियल एरिया है, सीएफए भी करके लोग यही सब करते हैं, थोड़ा और हायर लेवल में काम कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये जो करेंसी डेरिवेटिव देख रहे हो ना, करेंसी डेरिवेटिव में क्या होता है कि करेंसी में इन्वेस्टमेंट होता है। करेंसी माने, करेंसी माने इंडियन जो डॉलर होता है, सॉरी इंडियन जो रुपीज होते हैं, इंडियन रुपीज के साथ यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट चलता है उसका फ्लक्चुएशंस में ट्रेड होता है। ठीक है, तो यूएस डॉलर आईएनआर, इसके लिए एक कोर्स मैं कराता हूँ, उसको बोलते हैं करेंसी डेरिवेटिव। तो जो करेंसी डेरिवेटिव पढ़ते हैं या फिर कमोडिटी डेरिवेटिव पढ़ते हैं, उनको ये सब आइडिया होता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो आप, ठीक है, इसमें और भी कुछ कंपनीज होते हैं, बट सबसे पॉपुलर यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज चलता है। इसके अलावा जापानीज युआन, ठीक है, जापानीज युआन भी होता है, जापानीज आपका कौन है भाई, तो जापानीज युआन वगैरह भी होता है, वो सब में भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जब भी आप
किसी फॉरेन करेंसी में, ठीक है, ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से करोगे, अगर एसटीटी में भी पे ना भी करते हो ना, तो भी आपका जो शॉर्ट टर्म गेन होता है, तो भी आपका जो शॉर्ट टर्म गेन होता है, वो शॉर्ट टर्म गेन, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। उल्टा सीधा नाम से ज्वाइन करेगा तो मैं ज्वाइन ही नहीं करवाऊंगा। बदमाशी ना करे सर, नहीं तो मैं सबको क्लास से निकाल दूंगा। लिंक कहाँ से मिला किसी और को? मेरे को बदमाशी पकड़ में आएगा सबको निकाल दूंगा। किसी थर्ड पर्सन को कहाँ से लिंक मिल जाता है? क्लास करना है कि बदमाशी करना है? ना करे सर ऐसा, अच्छे से बता रहा हूँ। मेरे को सब सब समझ में आता है कौन क्या कर सकता है और कौन नहीं। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अच्छा, डायरेक्ट चार्ज करने से अच्छा है अपने आप सुधर जाए। अच्छा देखो, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से भी कई बार स्टॉक मार्केट में डीलिंग होते हैं, ठीक है, या करेंसी मार्केट में डीलिंग होते हैं। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट है कि अगर इस तरीके से कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है ना, तो बिना एसटीटी का भी आपको 15% का रेट अवेल हो सकता है, ठीक है। तो यही बात कराने के लिए मैं आपको इतना सारा बात कर रहा हूँ, प्लीज फोकस करिए। देखो सर, आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, करता क्या है? आपको ये पहले ना सिंगापुर वगैरह में चलता था, दुबई वगैरह में चलता था, आजकल ना इंडिया में भी चालू हुआ है आईएफएससी इंटरनेशनल। एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ आपको। अरे जिसके थ्रू से ना फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनीज इंडिया में इजीली एंटर कर सकता है, फंड इकट्ठा हो सकता है। मैं इससे पहले भी एक बार आप लोगों को ना हल्का आइडिया में दे के रखा था, ठीक है। तो ये देखो, इसका आपको इंडिया में गिफ्ट सिटी बोलते हैं, अभी आजकल नाम हो गया गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अभी गुजरात में बना है। बट इसके अलावा ये दुनिया के और भी देशों में है, चाइना में है, ठीक है। तो बेसिकली इसके थ्रू से क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के काम करते हैं जिसके थ्रू से कंपनीज को फाइनेंशियल सुविधा मिलता है, और क्योंकि इंटरनेशनल फंड का फ्लो हो सकता है इंडिया से बाहर एज वेल एज बाहर से इंडिया, ठीक है, तो मॉनेटरी बेनिफिट होता है, ठीक है। वही चीज आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 ऑन 27 अप्रैल 2020 कहाँ बना है? निर्मला सीतारमन जी ने बनाया रिसेंटली, ठीक है, ऑन जून 17। ये देखो कौन कौन मऊ में है, मऊ माने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, ठीक है, इस तरह का कुछ अथॉरिटी है। पहले एक्चुअली हमारा सारा सिस्टम सिंगापुर से कंट्रोल होता था, ठीक है। अबू धाबी ग्लोबल मार्केट, मैंने बेसिकली पैसा का फ्लो, बिजनेस को चलाने के लिए फंड का फ्लो, एफआईआई का पैसा, सारा खेल इसके थ्रू से चलेगा, ठीक है। फिलहाल इन सिंपल इतना समझो, ठीक है। बाकी और भी जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इनका मेन पर्पस होता है बैंकिंग सेक्टर्स को डेवलप करना, कैपिटल मार्केट को डेवलप करना, इंश्योरेंस को डेवलप करना, मेटल एंड कमोडिटीज, कमोडिटी मार्केट में, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी के मैटर को और डेवलप करना, ठीक है। ये सब मेन मेन एरिया होता है जिसको बारे में ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है, और स्पेशली कंपनी और कंपनी रिलेटेड मैटर को डेवलप करने के लिए काम करता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। बोलो सर, समझ में आ रहा है आईएफएससी क्या है? हाँ, बोझा যাচ্ছে? कोनिका, प्रिया, बोलो, नील, समझ रहे सर, ऋषभ, अंश, बोलो सर, क्लियर है? Yes, sir.
अच्छा, और एक बात सर ध्यान से सुनो, इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ क्या कहता है ये, इसके ऊपर आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करके रखा क्लास में। एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट, ठीक है, ये क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट? इन द केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, if the basic exemption is not fully exhausted by any other income, then such short term capital gain will be reduced by the unexhausted basic exemption limit। ये चीज मैंने लास्ट दिन आपको समझा रहा था। अगर किसी का अदर इनकम, लास्ट दिन एक क्वेश्चन भी किए, सपोज किसी का अदर इनकम 2,40,000 में आके रुका है, मेरे को शायद प्रिया पूछ रहा था सर समझ में नहीं आया, मैं सेकेंड टाइम भी रिपीट किया था कि अदर इनकम मानो आपका 2,40,000 में आके रुक गया, मैंने दूसरा सोर्स वगैरह जितना भी है, लेकिन आपका कैपिटल गेन है, मानो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A में, सपोज 1 लाख का है, सॉरी हाँ 1 लाख का है मानो, ठीक है, तो अदर इनकम अगर 2,40,000 है और इधर आपका 1 लाख हो रहा है हिसाब किताब, तो 1 लाख में से आप इधर 10,000 और एडजस्ट कर सकते हो, बेसिक लिमिट को एडजस्ट कर सकते हो, तो बाकी जितना बचेगा उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। तो जब तक बेसिक लिमिट फुलफिल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, वही बात मैं लास्ट दिन क्वेश्चन में भी करवाया और यहाँ पर देखो प्रोविजंस में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये लास्ट दिन क्वेश्चन हुआ है इसलिए मैं ज्यादा और नहीं बोल रहा हूँ। इन द केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए ये एप्लीकेबल होता है। इफ द बेसिक एग्जम्पशन इज नॉट फुल्ली एग्जॉस्टेड बाय एनी अदर इनकम, then such short term capital gain will be reduced by an unexhausted basic exemption limit, जो कि नॉर्मली इंडिया में 2,50,000 तक का है, ठीक है, अगर वो लिमिट भी किसी का क्रॉस नहीं करता तब हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, एंड ओनली द बैलेंस वुड बी टैक्स्ड एट द रेट 15%। However, the benefit of availing the basic limit is not available in case of non-resident। ये भी याद रखना, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है वो ये पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं ले सकता। मैंने लास्ट दिन एक क्वेश्चंस भी करवाया ना कि किस तरह से रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और अलग अलग सिचुएशंस में टैक्सेबिलिटीज होते हैं। इंपॉर्टेंट है सर ये सब बातें। अब देखो प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब एकदम ऊपर वाले की मर्जी, याद रहे कि ना रहे। ओके, नो डिडक्शन अंडर, अच्छा और एक बात सर, सुन लो जान लो सर, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, ठीक है, चैप्टर 6 से मैंने एक्चुअली 80C से 80U का एक एरिया है उसको बताते हैं। Again, STCG taxable under section 111 है। Deduction under chapter 6 cannot be availed in respect of such short-term capital gain on equity shares of a company or units of equity-oriented mutual fund or unit of a business trust included in the total income of the SSC। माने अगर आप कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में 111A के तहत कर रहे हो, आपको चैप्टर 6A में 80C से 80U जो डिडक्शन का चैप्टर बोला जाता है, मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा आपको वो चैप्टर, ठीक है, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 111A, ठीक है, याद रखना सर, डेट का कंडीशन याद रखना, आईएफएससी का कॉन्सेप्ट याद रखना, वहां पर बिना एसटीडी का भी एडजस्टमेंट हो सकता है 15% का, और किस किस केस में लागू होता है 111 है याद रखना, और रेट कितना है इसे याद रखना। ये कुछ वाइटल बातें हैं, मैं एक बार याद दिला दूं, पहले भी हुआ था फिर याद दिला रहा हूँ। सर क्यों सर, अरे सर हर चीज का क्यों मत पूछो। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दिस इज 112, दिस इज 112 सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है सर, फिर भी मैं फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूँ। कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, where the total income of an SSC included long term capital gain, tax is payable on by the SSC is 20% on such long term capital gain। The treatment of long term capital gain in the hands of different types of SSC are follows। अलग अलग टाइप के एसएससी हैं, जैसे कि रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, डोमेस्टिक कंपनी इज ऑल्सो देयर माने इंडियन कंपनी, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, ठीक है, माने नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी, उनका भी रेट चलता है, और रेसिडेंट अदर देन दोज जो मैंने अभी आपको पढ़ा के सुनाया, ठीक है, इंक्लूडेड इन वन अबव दैट इज एचयूएफ और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली छोड़ के, ठीक है, और जीरो कूपन बॉन्ड का भी एक रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको कोई डिडक्शंस चैप्टर 6A में अवेलेबल नहीं होता है। सर एक बार मैं फिर से सुना देता हूं, ध्यान से सुनना, जरूरी बातें हैं, सुन लो। तो नॉर्मल रेट कितना चलता है लॉन्ग टर्म में 20%। इनकम टैक्स पेबल एट नॉर्मल रेट ऑन टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लस 20% ऑन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये कैलकुलेशंस आप लोग जानते हो क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाया। However, where the total income is reduced by such short-term capital gain is below the maximum amount which is not chargeable to income tax। माने अगर
आपका इनकम टैक्स चार्जेबल ही नहीं हो रहा है, देन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट बाय व्हिच द टोटल इनकम as to reduce fall short of maximum amount which is not chargeable to income tax and tax on the balance of such long term capital will be calculated 20%. वही लास्ट दिन का क्वेश्चन सर, मैंने अगर बैलेंस मैच नहीं करता है तो फिर टैक्स ना लगाओ, ठीक है, मैंने बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं करेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, अगर बेसिक लिमिट एडजस्ट करके कुछ बचता है तो फिर उसमें लग जाएगा, सिंपल बात है। मानो आपका अदर इनकम बाकी इनकम मिला के मानो 2,40,000 हो रहा है, ठीक है, और या फिर मानो आपका कैपिटल गेन इनकम हो रहा है हार्डली 1 लाख या 1.5 लाख, ठीक है, तो 1-1.5 लाख तो आपका नहीं होता है ना, अगर 2.5 लाख के ऊपर गए तो फिर आराम से टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर मानो आपको इधर अदर इनकम जो है वहां पर आप हार्डली 2,40,000 की हो, इधर आपका हार्डली 1 लाख का इनकम बता रहे हैं, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो बेसिक लिमिट को, फिर अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो उस पर कैपिटल गेन लगा लेना। ये मैं क्यों शॉर्टकट में बता रहा हूँ सर, क्योंकि आप लोगों ने किया है क्वेश्चन लास्ट ईयर, लास्ट क्लास देखो पता होगा, ठीक है, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ एक बार कि हम लोगों ने कर चुके हैं सर। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या रेट लगता है? 20%। अच्छा, फॉरेन कंपनी, इसका बात थोड़ा जान लो सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग अनलिस्टेड शेयर्स of a company not being a company in which public are substantially interested would be calculated at the rate of 10%। जो अनलिस्टेड कंपनी होते हैं, फॉरेन कंपनी स्पेशली, ठीक है, इनके केस में ये 10% लागू हो सकता है, लेकिन आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, 10% रेट कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म, लेकिन तब इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब 20% होता है ना तब इंडेक्सेशन मिलता है, ये पहले भी बोला हुआ है, ठीक है, बाकी चीजों में नॉर्मल है 20%। तो याद रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अनलिस्टेड शेयर्स और शेयर्स ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग कंपनी इन व्हिच पब्लिक हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, माने जिस कंपनी के शेयर में पब्लिक का पैसा नहीं होता है, नॉर्मली पब्लिक माने वो प्राइवेटली हेल्ड होते हैं, ठीक है, वुड बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% इन द कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट, ठीक है। अच्छा, रेसिडेंट अदर देन दोज इंक्लूडेड इन वन अबव, माने एचयूएफ और इंडिविजुअल छोड़ के इनका भी रेट 20% है, एचयूएफ एंड इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी जो भी है रेसिडेंट अगर है इंडिया का तो उनके लिए भी रेट 20% का है। लोअर टैक्स रेट फॉर ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड जीरो कूपन बॉन्ड, अगर आप शेयर लिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहे हो, माने लिस्टेड सिक्योरिटी माने जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर डिवेंचर टाइप का है, अगर वो मोर देन 12 मंथ का लिए आप होल्ड करते हो 12 मंथ के लिए तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जीरो कूपन बॉन्ड भी, ये मैं पहले में बोला, ये सब बोला हुआ है, कुछ बातें तो मेरा पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें नॉर्मली 10%, लेकिन अगेन अगर 10% लोगे तो नो इंडेक्सेशन। हाँ सर, होने पड़ছে, ये सब मैं रिवाइज करा रहा हूँ सर, কি নীল মনে পড়ছে কি পড়ছে না? তোমাকে আমার মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, ठीक है, ये पहले भी हुआ है क्लास। Consequently, long-term capital gain on transfer of units and unlisted securities not eligible for concessional rate of tax 10%। बात समझना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स एंड अनलिस्टेड शेयर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर कंसेशनल रेट एट द रेट 10%, therefore the long term capital gain in such cases is taxable 20%, ठीक है। अगर कंसेशनल रेट में जाएगा तो फिर इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और 10% भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऐसे केसेस में 20% लगता है और कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है 112 में चैप्टर 6 है, ठीक है। तो इसका पूरा शॉर्टकट में बोल दिया सर, देख लो एक बार शॉर्टकट में लिस्ट पढ़ लो। अगर आप रेसिडेंट हो अदर देन कंपनी, ठीक है, कंपनी छोड़ के अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, सर ये इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में मैं कहाँ बोला, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा कैपिटल गेन में, 112 के तहत 20%, सब्जेक्ट टू अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैन बी एग्जॉस्टेड अगेंस्ट एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112, मैंने आप एडजस्ट कर सकते हो, जस्ट प्रीवियस डे का क्वेश्चन याद करना, सैटरडे का क्वेश्चन याद करना, सैटरडे वाला क्लास में क्वेश्चन हुआ है। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, एक बात ध्यान से सुनना सर, अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी ट्रांसफर हो रहा है अदर देन यूनिट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट छोड़ के या फिर जीरो कूपन बॉन्ड छोड़ के, एलटीसीजी वुड बी टैक्सेबल एट द लोअर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% विद इंडेक्सेशन। ध्यान से बात को समझे, क्या कहना चाहता है कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, लिस्टेड शेयर, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, म्यूचुअल फंड का यूनिट को छोड़ के कोई जीरो कूपन बॉन्ड ट्रांसफर कर रहे हो, कोई एलटीसीजी जो भी आपका होगा, जो भी लॉन्ग टर्म गेन करोगे, आपके सामने ऑप्शंस है,
आप 10% का भी रेट यूज कर सकते हो। अगर 10% यूज करोगे तो इंडेक्स बेनिफिट मत लो, ठीक है। 10% में कोई इंडेक्स बेनिफिट नहीं है, और अगर आप 20% यूज करोगे तो इंडेक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। बस ये पहले भी बोला हुआ था, फिर से याद दिलाया। क्यों याद दिलाया, अगला 10 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूँ। इसके पीछे कारण है सर, ये पहले भी हुआ है फिर भी सर करा रहे हो। पागल तो नहीं हो गए? हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, आप जो समझो सर। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी 20% का कैपिटल गेन टैक्स है। नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी नॉर्मली 20% है, ठीक है। कैपिटल एसेट अदर देन अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर क्लोजली हेल्ड कंपनीज 10% भी हो सकता है अगर वो अनलिस्टेड है, ठीक है। अगर 10% है तो अगर अनलिस्टेड है, ये मैं अभी आपको बोला। बस रेट याद रखें सर कि किस केस में क्या रेट लगता है। नॉर्मली 20% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। नॉर्मली 20% है। 10% आपको सिर्फ लिस्टेड शेयर में हो सकता है, वो भी रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल्स के लिए। वो भी क्या पर्पस में, वो भी कौन से पर्पस में, रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल, एओपी बीओआई, ठीक है। फार्म एलएलपी के केस में भी हो सकता है। अगर शेयर्स और डिवेंचर्स अदर देन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जीरो कूपन बॉन्ड 10% भी यूज कर सकता है, 20% भी, जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब अगर 10% देखिए बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट का आपका टैक्स लाइबिलिटी कम होता है तो चूज दिस, और अगर 20% लेके इंडेक्सेशन बेनिफिट यूज करके आपको बेनिफिट होता है तो चूज दिस। दोनों में से जो लोअर होगा, टैक्सेबल एट द लोअर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स, ठीक है। जिसमें आपका वैल्यू लोअर होगा, कैपिटल गेन जिसमें लोअर होगा, अब उसको चूज कर लेना। बस यही सिंपल बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको क्या कहना चाहता है। तो ये था 112, ठीक है। ये था 112। अब मैं आपको 112A भी एक बार याद दिला देता हूँ। 112A में टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बोला है ऑन सर्टेन एसेट्स, जैसे कि कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एलटीसीजी माने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एसेट in order to minimize economic distortion and curb erosion of tax base. Section 112A provides that notwithstanding anything contained in section 112, a concessional rate of 10% will be leviable on long term capital gain exceeding 1 लाख। कुछ एसेट ऐसा है जिसमें अगर आप 1 लाख से ज्यादा गेन करते हो तभी जाके आपको टैक्स लगेगा। मोर देन 1 लाख जाएगा तभी टैक्स लगेगा, अगर नीचे रहेगा तो नहीं, ठीक है। किस में लगेगा? इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। माने वही शेयर जो 111A में था, 111A में जिसको आप शॉर्ट टर्म में किए थे, जिसमें 15% लग रहा था। सेम एसेट अगर लॉन्ग टर्म में हो जाता है, माने मोर देन 12 मंथ, सेम एसेट अगर आपके पास मोर देन 12 महीने के लिए आपके पास है ना, और अगर उसमें से आप 1 लाख से ज्यादा गेन कर लेते हो तो गवर्नमेंट आपको कंसेशनल रेट 10% का रेट बताता है। लेकिन हाँ, सेम बात, आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंडीशन वही है, एसटीडी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वही बात, अगर आईएफएससी में है तो बिना एसटीडी का भी एडजस्ट कर सकता है। सेम सेम कंडीशन है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ बेसिक लिमिट का भी सेम कॉन्सेप्ट है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 का कोई डिडक्शंस का एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे 112 में। और एक बात याद रखना, नॉर्मली हम लोग लास्ट दिन भी ये क्वेश्चन में डील किया था मैंने, नो बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा 87A में। अगर 5 लाख तक का किसी का इनकम होता है तो उसको रिबेट मिलता है ना। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म में तो मिलेगा ही नहीं। रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट 10%। अगर आप 10% में हो और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 आपको किसी भी तरह का डिडक्शन माने रिबेट नहीं मिलेगा, जो कि 12,500 का लिमिट है ना सर। ये बेसिक ऑफ इनकम टैक्स में भी बार बार मैंने इसका क्वेश्चन में रिसेंटली जो लोग ऑफलाइन में आए थे उनके साथ भी डिस्कस किए। 12,500 का रिबेट, ठीक है। মনে থাকবে তো? हाँ नील, প্রিয়া, बोलो सर, ऋषभ, মনে থাকবে? বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। मैंने क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इसी में पूरा खेल है। लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। यही चीज मैं लास्ट दिन ऑफलाइन में भी समझा रहा था, जब प्रैक्टिस करो लिख के करो, नहीं तो भूल जाओगे। सर
इतना पढ़ने के बाद भी इंसान भूल सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी कार्ड, सबका अलग अलग मेमोरी कार्ड है। जैसे मेरा मेमोरी कार्ड बहुत खराब है, ठीक है। मैं ज्यादा भूलता हूँ, लेकिन क्या करे सर, अभी मेरे को याद रखने का जरूरत नहीं है उतना, ठीक है। आप लोगों को करना है, क्योंकि एग्जाम में जाके वॉमिट जो करना है, उल्टी करके आना है ना सर, ऐसे आगे जाके जब प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। याद तो रखना पड़ेगा सर, बेहतर बनाओ अपने आप को। अच्छा, कुछ एफएक्यू सर, कैपिटल गेन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना सर। 10-12 क्वेश्चन है आपके साथ, अभी मैं डील करूंगा। 10-12 क्वेश्चन है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, इजी से लेके टफ तक, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन का डील करेंगे। 10-12 क्वेश्चन है, प्लीज मेरा बात को सुनना। प्रैक्टिकल नहीं है ये, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दिस इज अ प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। आप बोलोगे सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कहना चाहते हो कह दो, मैं तो थ्योरी नहीं मानता। मेरा मानना है कि इसको बिना नॉलेज का कोई कर ही नहीं पाएगा, पढ़ाई करना। तो क्या है, चलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर द न्यू टैक्स रिजिम फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स? क्या क्वेश्चन है, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या मतलब है न्यू टैक्स रिजिम में फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स? ओके, तो आपको कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, ठीक है। आस्क गूगल, आस्क चैट जीपीटी, हाउ टू हाउ टू राइट द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन इन न्यू टैक्स रिजिम फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किसी को पूछना है पूछ लो, बट करना तो ऐसे ही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मींस गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सिंपल। ये तो बार बार बोला है, सेक्शन 45 है ना। इट प्रोवाइड्स फॉर a new long term capital gain tax regime of the following assets: equity share in a company listed on recognized stock exchange, unit of equity oriented mutual funds, unit of a business trust. The new tax regime applies to the above assets if the asset mentioned in 1 and 2, ठीक है, are held for a minimum period of 12 months from the date of acquisitions, and the asset mentioned in 3 is held for minimum 36 months. अगर शेयर हो या ओरिएंटेड फंड हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, तो 12 महीने से ज्यादा होल्ड करेगा तो लॉन्ग टर्म, और अगर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है तो कम से कम 36 महीना होल्ड करेगा तो लॉन्ग टर्म। देखो ये एकदम डिटो आपको आपको मैं पहले ही समझा रहा था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, और देखो उसी के आपको जवाब आ रहा है। और एग्जाम में ऐसे लिखना है, इस तरह से लिखना है एकदम, दिमाग कम चलाओ सर, ठीक है। जस्ट फॉलो द रूल्स। और एक बात, द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, हाउएवर इन केस ऑफ इक्विटी शेयर रिकॉर्ड आफ्टर 1/10/2004 एसटीडी इज रिकॉर्ड टू बी पेड इवन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। पहले नॉर्मली सेल के टाइम पे लगता था, बट आजकल ना परचेस के टाइम पे भी लगता है, सब्जेक्ट टू नोटिफाइड एग्जाम्पशन। अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है कि एसटीडी नहीं लगेगा तो अलग बात है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने कैपिटल गेन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैं आपको शेयर मार्केट में जाके कैसे एसटीडी कैलकुलेशन होता है वो भी दिखा दिया था। कैपिटल गेन के स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स में देखो एसटीडी कैसे कैलकुलेट होता है बता के रखा, ठीक है। बोलो सर, आंसर क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर द न्यू टैक्स रेजिम फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? क्लियर है बात? बोलो, कुछ पॉइंट ध्यान में रखना। पहले सिर्फ ट्रांसफर के टाइम पे लगता था, आजकल एक्विजिशन पे भी लगता है। यहाँ पर 2 पॉइंट में ध्यान देना है, ये जो दो न्यू टैक्स रेजिम में जो 2 पॉइंट है, ये तो 12 महीना होल्ड करने से टैक्स देना है, यानी लॉन्ग टर्म होगा, और ये 36 मंथ होल्ड करने से टैक्स देना होगा। কি বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? ऋषभ, नील, आवाज दे दो थोड़ा सा। कोनिका, कोनिकार एकदम आवाज पाচ্ছি না, শরীর টরীর খারাপ বেশি হয়ে গেল নাকি? ओके सर, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ द टैक्स? ये सब सीबीडीटी के साइट से ये सब क्वेश्चन उठाया गया सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो साइट है वहीं से ये सब क्वेश्चन उठाया गया। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स? द टैक्स विल बी लेवाइड ओनली अपॉन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यू ऑल नो ना। कैपिटल गेन में टैक्स चार्ज कब होता है? जब एसेट ट्रांसफर होता है, ऑन और आफ्टर
1 April 2018, अब इसमें ना कुछ डेट का इश्यूज है। द टैक्स विल बी लिवाइड ओनली अपॉन ट्रांसफर ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन और आफ्टर 1 April 2018। ठीक है, रूल थोड़ा चेंज हुआ था 18 के बाद। इसके बारे में सेक्शन 47 में आपको मैंने बताया था, है ना, कब आपको चार्जेबल नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा हुआ है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो बस यही सिंपल, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ चार्जेबिलिटी, ट्रांसफर होगा तो चार्ज होगा, ऐसे ट्रांसफर करो तो कैपिटल गेन चार्ज हो। वो भी ट्रांसफर के बारे में कहाँ बोला गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ठीक है, या फिर इसको सेक्शन 2 क्लॉज 47 भी कहा जाता है। So what is the method for calculation of long term capital gain? What is the method of calculation for long term capital gain? The long term capital gain will be computed by deducting the cost of acquisitions from the full value consideration on transfer of the long term capital asset. सर इसमें क्या चीज था, कुछ नहीं था, ये तो आप लोग जानते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? What is the method? Very simple method. The long-term capital gain will be computed by deducting the cost of acquisitions from the full value consideration on transfer of the long-term capital asset. यही तो होता है सर। आप लोगों को मैंने फॉर्मेट जब पढ़ाया था, याद है? फॉर्मेट पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको सिखाया था ना, इवन क्वेश्चन भी हुआ है बहुत सारा, और क्या बताऊं मैं आपको। लुक एट फुल वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर लेस एक्विजिशन कॉस्ट। एक्सपेंडिचर कुछ होगा, ब्रोकरेज लगेगा तो ठीक है, अगर ब्रोकरेज नहीं लगता है तो जो एक्विजिशन का खर्चा है, कितने दाम पे एसेट को परचेस किए थे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो फिर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन नॉर्मली लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में भी कुछ सब्जेक्ट टू कंडीशंस होते हैं, वो देखना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बता भी रहा था कि कब कब अगर 10% लेते हो ना रेट ऑफ टैक्स 20% की जगह, तो आप देखा आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिला। सर मैं रैंडम बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि हम लोग सारा पॉइंट कवर कर चुके हैं, इसीलिए बस थोड़ा याद दिला रहा हूं। सो हाउ डू यू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर एसेट एक्वायर्ड बिफोर 31 जनवरी 2018? देयर इज अ क्वेश्चन सर, यहाँ पर थोड़ा सा खेल है। क्या खेल है, ध्यान से सुनना, ये 18 का कुछ कॉन्सेप्ट है। हाउ डू वी डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर एसेट्स acquired on or before 31st January 2018? The cost of acquisitions for the long-term capital asset acquired on or before 31st January 2018 will be the actual cost. However, if the actual cost is less than the fair market value of such asset as on 31st January 2018, then fair market value will be deemed to be the actual cost of operations. ये दोनों का फर्क देखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हुआ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हुआ है, बस रिवीजन का जरूरत है। 2018 के 31 जनवरी से पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस को क्या माना जाता था? जितने दाम पे एसेट परचेस किया है आपने, माने से फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट 1 लाख के परचेस किया था, और आज जब आप बेच रहे हो शायद आप 3 लाख में बेच रहे हो। 2018 से पहले आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में आपने परचेस किया था उसी को लिया जाता था, एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन 2018 के बाद कॉस्ट थोड़ा चेंज हो गया। इफ द एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, अगर ये 1 लाख फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, देन फेयर मार्केट वैल्यू को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर 1 लाख मार्केट वैल्यू से कम है, फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेना चाहिए, ना कि कॉस्ट, रियल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट लेना चाहिए। और नॉर्मली क्वेश्चन आपको फेयर मार्केट वैल्यू बता देता है। गवर्नमेंट का एक कैलकुलेशंस होते हैं जिसके तहत आपको फेयर मार्केट वैल्यू का नॉलेज दे दिया जाता है, एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्वेश्चंस आपको उसका हिसाब रखना पड़ता है। तो ये रूल कब चेंज हुआ? 31 2018 के बाद। अच्छा, यहाँ पर ना आप ध्यान से सुनना, जो अभी आपने पढ़ा, करेंटली मैं आपके साथ जो डिस्कस किया, इस डिस्कशन के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल चाहिए आपको, इलस्ट्रेशंस। क्या पूछता क्या है, व्हाट इज दी व्हाट दे आस्क, प्लीज प्रोवाइड illustrations for computing long term capital gains in different scenarios in the light of answer to question number 4.
इस क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस में ओके आपको कुछ इलस्ट्रेशंस या सिनारियो रेडी करना है। चलो खुद से जनरेट करना है सर, ये इलस्ट्रेशंस आपको खुद से जनरेट करना है। तो फिर भी एक आइडिया देख लो, डिपार्टमेंट आपको बता रहे हैं, इंस्टीट्यूट आपको बता रहा है, ऐसे इंस्टीट्यूट कहाँ से बताता है, डिपार्टमेंट के से लेके ये सब सारा हिसाब किताब डिपार्टमेंट रेडी करता है। कौन सा डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या नाम होता है इनका? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही आज इक्विटी शेयर के बारे में बात कर रहा था। एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन कर रहा था? इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर मैंने और नहीं बताऊंगा। इक्विटी शेयर इज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2017, 2018 से पहले एट ₹100। इट्स फेयर मार्केट वैल्यू इज 200। पहले आपने लिया था 100 रुपए में, फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को चल रहा है 200 टका, एंड इट इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2022 को 250 टका 250 में। As the actual cost of acquisition is less than the fair market value as on 31st January 2018, the fair market value of 200 will be taken as the cost of acquisitions and the long-term capital gain will be 250 minus 200, ना कि 100। ठीक है, अगर आप सेल 2022 के बाद 18 के बाद कर रहे हो तो फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडरेशन में लेना है। नॉर्मली किसी को भी पूछोगे तो बोलेगा भाई 250 टका में मेरा सेल हुआ है, दिस इज माई सेल वैल्यू, करेंट मतलब कंसिडरेशन रिसीव, यहाँ से माइनस हो जाएगा, मैंने 100 रुपया में लिया था तो मेरे को कितना मिला? 150 टका मेरा गेन हो गया, कैपिटल गेन। लेकिन अगर यही आपने ये 250 टका कब गेन किया? 2022 में ना, तो 2022 2018 के बाद आता है ना 31 जनवरी के, तो इस बार आपका रूल चेंज हो गया, अब फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 250 माइनस 200। सो आपका गेन कितना माना जाएगा? 50। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी 50 रुपीज ऑनली, ना कि 150 रुपीज। झक्कास पुलिस का तो बपट्टा पूजा का जवाब दे दो सर, हमको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। Yes, sir. यू सर। Yes, sir. बस थोड़ा मेहनत है सर। इनकम टैक्स या जीएसटी, टैक्सेशन का बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का क्लास में बाकी का बात करूंगा। चाहे इनकम टैक्स ले लो चाहे जीएसटी ले लो, ये एक्चुअली ना टफ नहीं है, ये थोड़ा सा मेहनत चाहता है। ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो खून मांगता है, वैसा ही है ये, आपका मेहनत मांगता है। मैंने चाहता है कि भाई आप पढ़ो, बुद्धि नहीं चाहिए आपका, आपका बुद्धि का जरूरत नहीं है। ज्यादा बुद्धिमान लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो लोग ज्यादा दिमाग वाले हैं ना, जो रॉकेट साइंस की तरह सोचता है कि हमें तो आसमान जाना है, स्पेस क्राफ्ट बनाना है, उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा नॉलेजेबल बात है और वो जरूरत से ज्यादा लॉजिक लगाता है, साइंटिफिक रिसर्च करना चालू कर देगा। रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, सेक्शन 35 के तहत आप उसका डिडक्शंस ले लेना सर, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये जो टैक्सेशन है इसमें आपको रिसर्च नहीं करना है, आपका नॉलेज का वो वाला हाइपर वाला नॉलेज नहीं चाहिए, आप बोका बनो। ठीक है, बोका बनो, नो इश्यू विद दैट, लेकिन मेहनती बनो। ठीक है सर, आज तक ऐसा कोई नहीं बताया, सब बोलते हैं बहुत बुद्धि चाहिए होता है, नहीं सर, मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ। क्या बुद्धि का जरूरत पड़ा? कौन सा रॉकेट भेजना पड़ेगा आपको? हाँ आप बताओ मुझे, कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का कैलकुलेशन है इसके पीछे? कुछ नहीं है, फिर भी लोगों को टफ लगता है। क्यों? क्योंकि रूल है ना, और पढ़ना है, और पढ़ाई करने में लोगों को बुखार आ जाता है। ऐसे डेंगू का जमाना चल रहा है, किसी को भी हो रहा है। ठीक है, मेरे को, मैं भी शायद बच ना पाऊं, चारों तरफ डेंगू डेंगू डेंगू, है ना। बच के रहना सर, आप लोगों में से काफी दोस्तों को हुआ है, हमारे क्लास में काफी स्टूडेंट्स को हुआ है। सो बच के रहना रे बाबा डेंगू से। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इतना भी दिमाग खाने वाला चीज नहीं है, लेकिन मेहनत ही है। अच्छा ये खेल देख लो, इक्विटी शेयर इज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2017 एट ₹100, इट्स मार्केट वैल्यू वही सेम टू सेम, and it is sold on 1st April 2022 at ₹150. In this case,
the actual cost of acquisition is less than the fair market value as on 31st January 2018. However, the sale value is also less than the fair market value as on 31st January 2018. सर बात को समझे, पहले वाला केस में और इस केस में फर्क देखो। An equity share is acquired on 1st January 2017, माने जनवरी 2017 में आपने परचेज किया था 100 रुपीज में शेयर को। 31st जनवरी 18 को इसका फेयर मार्केट वैल्यू हो गया 200 एफएमबी 200, ठीक है। 1 अप्रैल 22 को आप सेल कर रहे हो 150 टका में, 150 टका में सेल करो, पर 150 तो सर फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम है। हाँ सर, जिस वैल्यू में आप सेल कर रहे हो वो तो फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम है। तो आप 150 से 200 को माइनस करोगे क्या? 150 से अगर 200 को माइनस करोगे तब तो 50 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तब गवर्नमेंट कहता है, अब गवर्नमेंट कहता है कि भाई हमको लॉस नहीं बताना है, हमें तो गेन बताना है क्योंकि टैक्स चाहिए। तब गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपका सेल वैल्यू, अगर आपका सेल प्राइस या कंसिडरेशन वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम है तो आप 150 से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैंने जिस जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज 100, दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट, आप इससे को माइनस कर दो। समझ रहे सर? तो 150 से 100 चला जाएगा, 150 से 100 चला जाएगा। डेढ़ सौ से 100 माइनस हो जाएगा, कितना होगा? 50 टका। हेलो, हो जाएगा जी? हाँ सर। गवर्नमेंट गवर्नमेंट का दिमाग समझ रहे हो? गवर्नमेंट का दिमाग अलग ही लेवल में चलता है, ठीक है। बोले तुम ही चलो पाता है, हम ही चलिए डाले डाले। हाँ, बंगाली में एक कहावत है, समझ रहे हो सर? तुम पत्ते पत्ते में चल रहे हो, मैं डाल डाल में चल रहा हूँ, कौन जल्दी पहुंचेगा, डाले में कि पाता में? हाँ सर, ये बंगाली कहावत है। तुम ही चलो पाता है, हम ही चलिए डाले डाले। सर आप गाना क्यों गा रहे हो? सर आज मन हो गया, रोज ही मन होता है, पता नहीं सर, गाना गाने का मन करता है पढ़ाई करते करते। सर हम लोगों को गाने का जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड एनी गाना। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, सिनारियो 3, आपको सिनारियो बनाने बोला है ना, बनाओ, काम ही क्या है। अच्छा, अब और एक सिनारियो हो सकता है, इक्विटी शेयर इज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2017। चलो डेट लगा लेते हैं, 1 जनवरी 17। कितने में लिया था आपने? 100 टका। वेरी गुड। फेयर मार्केट वैल्यू बता रहे हैं 50, 31 जनवरी 2018 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब 1 अप्रैल को आप सेल करो 150 में 2022 में। अब बताओ, अब क्या हिसाब लगाओगे? मैंने आपका सेल प्राइस हो गया, मैंने कंसिडरेशन हो गया 150, एफएमबी हो गया 50 और कॉस्ट हो गया एक्चुअल 100। अब कैपिटल गेन कैलकुलेशन कैसे होगा? 100 150 से 50 माइनस करोगे कि 100 माइनस करोगे? हाँ सर, क्योंकि सेल वैल्यू से फेयर मार्केट वैल्यू कम है ना, तो नहीं होगा सर, ठीक है। तो 100 विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो क्या बोलेगा? क्योंकि लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 2018 इज लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट से फेयर मार्केट कम है ना, देयरफॉर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 100 विल बी टेकन 150 माइनस 100। तो ये आपको बेनिफिट दे दिया, ठीक है, सरकार आपको ही बेनिफिट दे दिया। अगर 150 से 50 माइनस होता तो आपका गेन बढ़ जाता, 100 का गेन हो जाता, तो टैक्स ज्यादा लग जाता। बट 150 में से 100 माइनस किया तो 50 का गेन हुआ।
तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दिया, चलो जाओ मौज करो। समझ में आ गया? सर और भी सिनेरियो बन सकता है। 1 जनवरी को आपने शेयर खरीदा 100 रुपीज में, फेयर मार्केट वैल्यू 200 का है। कब? 31 जनवरी 2018 को 200 টাকা फेयर मार्केट वैल्यू FMV। और 1 अप्रैल को जब आप सेल कर रहे हो 2022 को, तो 50 रुपीज में सेल कर रहे हो। सर क्यों कम में क्यों करेंगे? अरे सब्जेक्ट टू मार्केट रेट है, लॉस में भी लोग बेचता है शेयर। सर ऐसा होता है क्या? अरे क्यों नहीं होता? भाई सूरज रात होता है तो दिन होता है, दिन होता है तो रात होता है, प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होता है, दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। हाँ सर। सर आप फिर से पोएट बन गए। अरे नहीं, मजा नहीं कर रहा। देखो मैं आपको कुछ देर पहले अदानी में प्रॉफिट बता रहा था, मेरे स्टूडेंट ने किया। अब आपको ये भी जानना चाहिए ना, मेरे कोई स्टूडेंट ने लॉस भी किया। सर ऐसा भी है क्या? आपका स्टूडेंट लॉस भी करता है? अरे सर मैं आपको क्या बोला, बात मेरा स्टूडेंट का नहीं है, दुनिया के कोई भी स्टूडेंट है, फर्क नहीं पड़ता, सब स्टूडेंट है, ठीक है। प्रॉफिट करेगा, लॉस नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ऐसा थोड़ी है कि मेरा स्टूडेंट है तो फेल नहीं कर सकता, सिर्फ पास ही करेगा, गलत बात है सर, ठीक है। सभी रैंक होल्डर हो जाते हैं क्या? सर ये डिपेंड करता है, बैच टू बैच, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है, सब मैप डिपेंड। तो लॉस भी करता है, तो क्या लॉस किया था देखो। काफी लोग यहाँ पर लॉस किया है। कैसे लॉस किया है मैं आपको ये वाला कहानी बताता हूँ। काफी लोग शेयर खरीद के रख दिया था, सोच रहा था कि मार्केट और बढ़ेगा, माने अदानी का शेयर और बढ़ेगा। तो इस बार ना अदानी में थोड़ा सा इशू हो गया था, वो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया था, ठीक है। तो अदानी का शेयर धड़ाधड़ गिरने लगा था, ठीक है। ये वाला एरिया, ये दिस इज एरिया। तो करीब और भी ज्यादा, करीब 4000 का शेयर चल रहा था। तो ऐसा नहीं कि काफी लोगों ने इतना लॉस कर दिया कि जितना नीचे गिरा है, नहीं सर, उससे पहले बेच दिया। जब मोटा मोटी इतना आप समझ लो कि किसी ने 3000, 3500, 4000 में भी अगर लिया है, 4000 में लिया नहीं था कोई स्टूडेंट, मेरे को जितना याद है 3000 में लिया था, ये सोच के कि मार्केट और बढ़ेगा अदानी का। लेकिन हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आ गया, इंटरनेशनल एक रिसर्च एजेंसी, शॉर्ट सेलिंग एजेंसी, उसके रिपोर्ट अदानी के अगेंस्ट में नेगेटिव था, इसमें पॉलिटिकल मैटर भी था। तो शेयर गिर के ना एकदम धड़ाधड़ 1000 में आ चुका था, 1500 में, ठीक है। तो किसी किसी ने सर 2000 में बेचा, जो बेच पाया, नहीं तो फ्रीज कर दिया था। जो बेच पाया 2000 में, किसी तो अभी भी 1500 में लॉस चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 3000 में बाई था और बाद में 1500 में सेल करना पड़ा, तो पर शेयर में 1500 का लॉस भी हुआ है। हेड है तो टेल है, टेल है तो हेड होगा, ठीक है। तो लाभ है तो लॉस है, लॉस है तो लाभ है, सब रहेगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो, और मैक्सिमम टाइम आप फायदे में होते हो और मिनिमम टाइम आप लॉस पे होते हो। ये अगर कर देते हो, जिंदगी बन जाएगा। लेकिन लॉस तो हो सकता है, जैसे इस केस में भी लॉस का हिसाब हुआ है। 100 का शेयर 50 में बेचा, मार्केट वैल्यू 200 टका 2018 में। अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, द सेल वैल्यू इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, है ना। तो आपका हिसाब क्या होगा? एंड ऑल्सो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यही आपको कॉस्ट में लेना पड़ेगा। सो 50 का सेल प्राइस है, मैंने कंसिडरेशन रिसीव, और 100 का कॉस्ट है, 200 नहीं लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट आपको 200 का लॉस नहीं लेने देगा, एक्चुअल कॉस्ट जो है उसको लेने बोलेगा। तो आपका 50 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे। ये लॉस आपके एडजस्टमेंट में आ जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा इसमें, बट ये लॉस आप एडजस्ट करोगे अपनी इनकम के साथ, और आपका टैक्स लायबिलिटी कम होगा। यहाँ पर 50 बोला है। अब जब कोई थोड़ी ना एक शेयर का खेल खेलता है सर, ज्यादातर केस में मानो अगर उसके पास 100 शेयर था, तो 100 × 50, ठीक है, तो कितना हो जाएगा?
5,000 का लॉस, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। पूछा कैसे? यस सर। याद रखना सर, प्रैक्टिस कर लेना सिनेरियोज को, नहीं तो भूल जाओगे, बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, वेदर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विल बी इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस को इन्फ्लेशन इंडेक्स को एडजस्टमेंट मिलता है? सेक्शन 48 में कैपिटल गेन टैक्स में the long term capital gain will be computed without giving effect to the provisions of the second provisos of the section 48. Accordingly, it is clarified that the benefit of inflation index of the cost of acquisition should not be available for computing long term capital gain under the new tax regime. सेक्शन 48 के थ्रू से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मली होता है। अब न्यू टैक्स रीजन में ये बोला गया, न्यू टैक्स रीजन में इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस में इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं मिल रहा है न्यू टैक्स रीजन में, मतलब टैक्स में जो न्यू बदलाव आया है उसके तहत। What will be the tax treatment of transfer made on or after 1 अप्रैल 2018? अगर कोई 1 अप्रैल 2018 के बाद कोई एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1 लाख से ज्यादा है अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ दीज एसेट्स मेड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2018, तो इसका 10% का टैक्स लगेगा। हाउएवर देयर विल बी नो टैक्स ऑन गेन्स एक्वायर्ड अप टू 31 जनवरी 2018। क्या बता रहे हैं सर? अगर 1 अप्रैल 2018 में आप कोई ट्रांसफर कर रहे हो तो कहना ये चाहते हैं कि उस पर 10% का टैक्स लगेगा अगर एक्सीड करता है 1 लाख, वैल्यू अगर 1 लाख एक्सीड करता है 10%। देयर विल बी नो टैक्स ऑन गेन्स एक्रूड अप टू 31 जनवरी 2018। अगर 31 जनवरी 2018 तक कुछ गेन हुआ है तो उस पर टैक्स गवर्नमेंट छोड़ दिया। व्हाट इज द डेट फ्रॉम व्हिच द होल्डिंग पीरियड विल बी काउंटेड? होल्डिंग पीरियड कब से काउंट करेंगे? जिस दिन से आप एक्वाइज करोगे, मतलब जिस दिन से आप अपने अधिकार में लोगे। Whether tax will be deducted at source in case of gains by resident taxpayers? No, there will be no deduction of tax at source, माने TDS नहीं लगेगा from the payment of long term capital gains and resident taxpayers. Resident के लिए कोई TDS नहीं लगेगा। What will be the cost of acquisition in case of bonus shares acquired before 1 February 2018? The cost of acquisition of bonus share, कंपनी बोनस ही देता है, हम लोग कंपनी लॉ में बोनस के बारे में हाल फिलहाल में पढ़े हैं सर। The cost of acquisitions of bonus shares acquired before 31st January 2018 will be determined as per section 55 subsection 2 clause AC. Therefore, the fair market value of the bonus shares as on 31st January 2018 will be taken. ठीक है, जो भी उस पर्टिकुलर डेट में रहेगा उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस माना जाएगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सम टिपिकल सिचुएशंस। ठीक है, जैसे कि आपको आंसर 5 में कुछ टिपिकल सिचुएशन दिया ना, अभी सिनेरियो पढ़े। Hence the gains accrued up to 31st January 2018 will be continued to be exempt. ठीक है। What will be the cost of acquisition in case of right share acquired? कंपनी अपने एम्प्लॉय को राइट शेयर देता है, उसके बारे में भी सेम आंसर है। What will be the treatment of long term capital loss arising from transfer made on or of 1 April 2018? प्लीज एक बार पढ़ लो। Long term capital loss arising from transfer made on or after 1 April will be allowed to set off and carry forward in accordance with the existing provision of the act. Therefore, it can be set off against any other long-term capital gain. Long-term capital gain के साथ long-term capital loss एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मानो आप किसी और एसेट पे गेन किए हो लॉन्ग टर्म में और किसी में आप लॉस कर दिए, सपोज कहीं पर आपने 2 लाख का गेन किए और कहीं पर आपने 50,000 का लॉस किए, तो एडजस्ट हो जाएगा। और अगर फिर भी कुछ अनअब्जॉर्ब रह जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका याद रखना, आप कितना देरी तक आपका कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 8 years फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एक चैप्टर आते हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, जिन लोगों ने कर लिया कंग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड उनको मैं करवाऊंगा। वहां पर कैसे लॉस एडजस्ट हो जाता है ना, और कितने साल तक आप एडजस्ट कर सकते हो वो सिखाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो 8 साल का खेल है ये प्लीज याद रखें। माने आपका लॉस है, अनएब्जॉर्ब्ड है, आप अगला 8 असेसमेंट ईयर तक उसको माने प्रीवियस ईयर तक एडजस्ट कर पाओगे। सर ये था कुछ क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेशली 112 एज वेल एज 112A। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ रीड किया, ये सब इंस्टीट्यूट देता है, पूछता है, और ये सब CBDT के साइड से ही इंस्टीट्यूट लेता है। ठीक है,
क्योंकि अल्टीमेटली रूल रेगुलेशंस सीबीडीटी रेडी करता है, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा दिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से याद रखोगे और ये रेट ऑफ टैक्स के बारे में कंफ्यूजन दूर करोगे, कर लोगे ना दूर। ठीक है, बुझा गया सबाई के? है सर। अच्छा सर, मैंने आपको एग्जाम्पशंस तो लास्ट दिन ही पढ़ा दिया था। मैं आपको ये भी बोला था कि आप लोग प्लीज एग्जाम्पशंस को गो थ्रू करके रखो। अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पशंस में आपको कोई डाउट हो रहा है, आप मुझे आके पूछो। ठीक है, अब फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पशंस प्लीज अच्छे से पढ़ना। सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC एज वेल एज 54A। इफ एनी डाउट अराइज आस्क मी। ठीक है, कि सर हमें ये एग्जाम्पशन समझा दो। अगर आप लोगों से कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही मानूंगा कि आप लोग पढ़ नहीं रहे। ठीक है, पढ़ लिया करो सर। अच्छा, ये मैंने आपको बोल दिया था ना, सेक्शन टैक्स स्टेटमेंट ऑफ एडवांस मनी फॉरफिटेड, नहीं बोला था क्या? एडवांस मनी फॉरफिचर के बारे में बोला था कि ये भी एक कैपिटल गेन का एक सेक्शन है, सेक्शन 51। जान के रखो, पता नहीं कब क्या चीज काम आता है। ठीक है, तो पता तो करना पड़ता है कभी कभी। तो एडवांस मनी रिसीव नॉर्मली कब होता है, आप लोग ना जानते हो सर, सब जानते हैं। हाँ सर, हम लोग सब जानते हैं सर, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ नहीं जानते? क्योंकि आप खोजते नहीं हो। स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो सर? विवेकानंद जी एक बार एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। सर क्या एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको बताता हूँ। सर आप लोग एप्पल का पेड़ देखे हो? ऐसे कभी कश्मीर जाओ, हिमाचल जाओ, हिमाचल प्रदेश कश्मीर में जाओगे ना, या अरुणाचल भी जाओगे, आपको एप्पल का पेड़ दिखेगा। तो आप सबको एक कहानी तो पता है कि आइजैक न्यूटन सर ने एक एप्पल पेड़ के नीचे बैठा था। ठीक है, ये, और उन्होंने देखा कि एप्पल ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है। हाँ सर, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि एप्पल ऊपर नहीं नीचे आ रहा है। तो ये बैठे बैठे सोचना चालू कर दिया कि भाई एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ रहा है। तो बेसिकली उनको पता लगा कि भाई ये तो वर्ल्ड का ग्रेविटेशन फोर्स, तब उन्होंने डिस्कवर कर लिया। तो विवेकानंद जी ने एक क्वेश्चन रेज किया था, मैंने एक्चुअली एक अंडरस्टैंडिंग दिया था कि क्या आइजैक न्यूटन सर से पहले, प्लीज मेरे को जवाब देना, आइजैक न्यूटन सर से पहले क्या एप्पल ऊपर ऊपर जाता था? यानी ये सब एप्पल नीचे ना आके क्या ये ऊपर चला जाता था? मैंने जब तक आइजैक न्यूटन सर ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में या वर्ल्ड का मैग्नेटिक फोर्स फॉर्मूला के बारे में नहीं बताया था, तो क्या उससे पहले एप्पल ऊपर जाता था नीचे आने की जगह? हाँ सर, अरे बोलो सर, जल्दी बोलो। ना सर। ना ना, तो एग्जैक्टली विवेकानंद जी का कहना था, इसका मतलब एप्पल का जो नीचे आने का कॉन्सेप्ट है वो पहले भी था, फॉर्मूला आने के बाद भी है। इसका मतलब नॉलेज पहले से ही होता है, नॉलेज कोई नया चीज नहीं है, ज्ञान पहले से ही होता है, हमें डिस्कवर करना पड़ता है। इसीलिए मैं बोला कि हम लोग सब जानते हैं, हम लोग बस उसको डिस्कवर करते हैं। क्योंकि जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं होता है और चल रहा है, इसका मतलब नॉलेज इज ऑलरेडी देयर। प्रॉब्लम ये कि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते, दैट इज द डिफरेंस। और हमारा जानना जो है इसको डिस्कवरी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो एडवांस मनी के बारे में बोलने का कोशिश कर रहा था, ये और कुछ नहीं है। हम लोग जमीन वगैरह खरीदते हैं ना, बेचते हैं ना, लैंड बेचना, बिल्डिंग बेचना। हाँ सर,
जब हम लोग बिल्डिंग बेचते हैं, लैंड बेचते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, तो बदले में ना एक सेकंड, मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा हूँ, फ्री में दिखा दो ना भाई, लॉग इन नहीं करना। बाई सेल, बाई सेल, सेल सेल करना है सर, बाई नहीं करना है, फॉर बायर्स। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। चलो बायर क्या क्या बाई करेगा, मानो प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। देखो सर, मानो किसी को ये लैंड बाई करना है, कितना पैसा बता रहे हैं, देखो कहाँ पर है, बारुईपुर में लैंड है। सर बता रहा है कि 1800 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया है, 24.5 लाख का दाम दिया है। बारुईपुर ऐसा कोलकाता का नियर एरिया में ही पड़ता है सर, साउथ कोलकाता में। ना कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये जो 24.5 लाख ये लैंड का दाम है। मानो आप में से किसी को ये लैंड लेना है, तो आप जाके जो ये सेल कर रहा है, जो प्रॉपर्टी का सेलर है, जैसे कि रिक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आपसे कुछ एडवांस मनी पैसे पहले लेगा या पूरा पैसा पहले दे दोगे? अरे बोलो ना, पहले पूरा पैसा दे दोगे कि कुछ एडवांस करोगे? जमीन देखने के बाद अगर पसंद आया तो एडवांस करोगे ना। बस वही खेल है, बस यही इसीलिए मैं बोला, ये जो सेक्शन है हम लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं। देखो, इट इज पॉसिबल फॉर एन एसेसरी टू रिसीव सम एडवांस इन रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, तो जब कोई बंदा अपना जमीन सेल करता है तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, तो बदले में एडवांस जमा कर रहा है। ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द नेगोशिएशन, एसएससी में हैव रिटेन द एडवांस। कभी बार क्या होता है, अब एडवांस नॉर्मली क्या होता है, मानो आप बात करके आ गए, ठीक है, मानो आप सेलर थे, ये रिक डेवलपर से बात करके आ गए, 25 लाख का जमीन है, आप उनको 50,000 जमा करके आए, ठीक है, या 10,000 जमा करके आए, जो भी एज पर द मार्केट रेट एडवांस चलता है, बुकिंग अमाउंट टाइप्स का। लेकिन इसका एक वैलिडिटी रहता है, तो 10,000 नॉर्मली 25 लाख के बदले नॉर्मली 1 लाख या 50,000 का तो वैल्यू रहेगा सर। तो 50,000 का अगर एटलीस्ट बुकिंग वैल्यू है, अब आपको ये 50,000 क्या करना पड़ेगा, इनको जमा करना पड़ेगा सेलर सेलर को। अब सेलर आपसे ये पैसा ले लेगा, लेकिन ये ना नॉर्मली क्या होता है, नॉन रिफंडेबल होता है, क्योंकि दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी एडजस्ट हो जाएगा, ये एक्चुअली बुकिंग मनी है। ठीक है, अब आपके सामने 1 महीना का टाइम है, 2 महीने का टाइम होगा कि 2 मंथ्स लेटर, 2 महीने के अंदर आप इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके जाओ कि बाकी पैसा दे दूंगा और जमीन का पेपर वगैरह मेरे नाम पे कर देना। लेकिन अगर 2 मंथ्स बाद आप फेलियर हो जाते हो, तो ये 50,000 तो गया सर। किसका? बायर का, मैंने जो बायर नहीं, प्रोबेबल बायर, उसका गया, और सेलर का गेन हो गया। हाँ सर, बायर का गया पर सेलर का तो गेन हो गया, लेकिन क्या लैंड ट्रांसफर हुआ? 50,000 का गेन तो हो गया, लेकिन क्या लैंड ट्रांसफर हुआ सर? अरे कहानी क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ, समझ में आया बात? हाँ नील, ऋषभ, अरे कुछ तो बोलो। জমি কি ট্রান্সফার হয়েছে? ना। ना। ठीक है, मतलब ऐसे ट्रांसफर नहीं हुआ, तो फिर कैपिटल गेन कैसे होगा? तो वही चीज है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ट्रांसफर होना पड़ता है तब कैपिटल गेन होता है, लेकिन यहाँ पर खेल थोड़ा अलग है। आप एडवांस मनी रिसीव किए थे, तो ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द नेगोशिएशन एसएससी may have retained the advance. Now, section 51 provides that while calculating capital gain, the above advance retained by the SSE must go to reduce the cost of acquisition. अब ये जो एडवांस मनी आपने रखा ना, ये दो हिसाब हो सकता है। ये आपका एक्विजिशन कॉस्ट से, मैंने जिनका जमीन है, मानो ये रिक डेवलपर्स ने जमीन को 20 लाख में परचेस किया था और फिर 25 लाख में बेच रहा है, 5 लाख का गेन करेगा, तो 20 लाख में से 50,000 एडजस्ट हो सकता है, कॉस्ट कम हो गया उनके लिए। However, if advance has been received and retained by the previous owner,
and not the assessee himself, then the same will not got to reduce the cost of acquisitions. If the advance has been received and written by the previous owner, पुराना वाला ओनर रख दिया, जो अभी का ओनर है वो नहीं, and the same will not go to reduce the cost, तो फिर उस केस में कॉस्ट कम नहीं होगा. तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, एक सेक्शन 51 तो कैपिटल गेन का सेक्शन है, और इसमें और एक सेक्शन आता है सर 56 सब्सिट्यूशन टू क्लॉज 9 provides for the taxability of any sum of money received as an advance or otherwise in the course of negotiation for transfer of capital asset. ठीक है, मैंने नेगोशिएशन चल रहा है, लेना है नहीं है, लेना है नहीं है, नेगोशिएशन चल रहा है, आलोचना चल रहा है. कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, सच सम शैल बी, वो जो पैसा है चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ये जो सेक्शन 56 था, ये जो सेक्शन 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10 था ना, सॉरी क्लॉज 9, ये अदर सोर्स का सेक्शन है. यही टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, अदर सोर्स. If such sum is forfeited on or after 1st April 2014, अगर ये 1 अप्रैल 2014 के बाद फॉरफिट होता है, फॉरफिट माने एडवांस आपने लिया पर पैसा फॉरफिट हो गया, ठीक है, माने जो बायर था उनको और नहीं मिलेगा, एंड द नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, और नेगोशिएशन में एसेट भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये जो 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 9 है, ये अदर सोर्स का सेक्शन है, और वो जो पैसा आपने रिसीव किया ये आपका अदर सोर्स इनकम माना जाएगा, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ठीक है, फिर आगे सुनो, बात सुनो, खत्म नहीं हुआ. In order to avoid the double taxation of the advance received and retained, Section 51 provides that where any sum of money received as an advance or otherwise in the course of negotiation for transfer of capital asset has been included in the total income of the assessee for any previous year in accordance with Section 56 subsection 2 clause 9, then such amount shall not be deducted from the cost of which the asset has acquired or written down. However, any such money received forfeited before 1st April 2014 will be deducted from the cost of acquisition. अगर 2014 के पहले का है, ठीक है, तो फिर हम उसे कैपिटल गेन में एडजस्ट करेंगे. ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर दो सेक्शन काम कर रहा है. एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, सेक्शन 51 एंड 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 9. एक केस आता है जब आपने एडवांस रिसीव किया एंड फॉरफिट किया, एडवांस रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड बिफोर 1/4/2014, और एक केस आता है इफ एडवांस वाज रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014. So advance forfeited to be deducted while determining cost of acquisitions. जितना आपने फॉरफिट किया उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से एडजस्ट कर ले. माने जो डेवलपर का बात मैं कर रहा था, ये डेवलपर ने 25 लाख का दाम रखा है, सेल का दाम, मानो इसने जब इसको एक्विज किया था मानो 20 लाख में किया था, और इसने किसी से एडवांस लेके उसको रख लिया, ठीक है, फॉरफिट कर लिया. सो 20 लाख में से अगर 50,000 किसी से एडवांस लिया और फॉरफिट कर लिया तो 20 लाख में से कम हो जाएगा 50,000, मैंने 19 लाख 50,000 हो जाएगा. तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस को डिडक्शन मिल जाता है, माइनस हो जाएगा. तो ये कैपिटल गेन का कैलकुलेशंस में एडजस्ट होगा. टैक्सेबिलिटी इज पोस्टपोन टू द ईयर ऑफ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. तो बेसिकली ये बस कॉस्ट को एडजस्ट कर लेगा, जितना एडवांस आपने जमा कर लिया उसके साथ कॉस्ट को एडजस्ट कर लेगा. और आपका टैक्सेबिलिटी कब चालू होगा, जिस साल आप एक्चुअली एसेट ट्रांसफर करोगे. अभी सिर्फ कॉस्ट एडजस्ट होगा, लेकिन जब तक एसेट ट्रांसफर नहीं होगा कैपिटल गेन तो नहीं हो सकता ना, इसलिए कैपिटल गेन कैलकुलेशन तो जिस साल ट्रांसफर होगा उसी साल होगा. माने अगर लैंड ट्रांसफर नेक्स्ट ईयर में होगा तो नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन एडजस्ट पहले ही कर सकते हो आप. ये कब होगा, जब 1/4/2014 से पहले आप किसी का पैसा एडवांस लेके फिर फॉरफिट कर लेते हो, ठीक है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्वियसली कोई इलीगल बात नहीं है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. अनदर पॉइंट, इफ एडवांस वाज रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/14, ठीक है, तो फिर आपका अदर सोर्स आ जाता है. अगर 1 अप्रैल 14 के बाद कोई एडवांस रिसीव हो रहा है तो फिर वो अदर सोर्स में जाएगा. और टैक्स लायबिलिटी कब होगा, जिस साल फॉरफिचर होगा, माने जब किसी का पैसा सेलर फॉरफिट कर लेगा, ठीक है, उसी साल होगा. बोलो सर, क्लियर है? 51 एंड 51 ऐसे तो कैपिटल गेन का सेक्शन है, फिर 56
आधा सोर्स कहाँ है, बट क्योंकि दोनों पॉइंट कनेक्टेड है तो एक साथ पढ़ाना पड़ रहा है। एनी डाउट सर? এনি ডাউট বলো। নো স্যার। সবাই বুঝতে পেরেছে? কণিকা, প্রিয়া, নীল, ঋষভ, अंश बोलो। यस স্যার। ওকে। দীপায়নের আওয়াজ পাচ্ছি না, বোঝা গেছে দীপায়ন? হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার। তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি ক্যাপিটাল গেইনের ডিফারেন্ট সেকশন। আচ্ছা এখানে কিছু সেকশন আছে, এটা একটুখানি গো থ্রু করে রাখবি তো। এটার উপরে আমি পিজিবিপি তো বলেছিলাম, আমি আরেকবার বলে দেবো, আজকে আর বলছি না। दिस इज अबाउट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इजी है, जो लोग पीजीबीपी कर चुके हैं उनको तो इजी लगेगा, जिनका पीजीबीपी नहीं हुआ है उनको थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है। दैट इज सेक्शन 50C, 50CA एंड 50D। ठीक है, ये 3 सेक्शन एक बार गो थ्रू करना। और एग्जाम्पशन का, सो 54, 54EC, 54A, 54D, ठीक है, ये जो एरिया 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F प्लीज गो थ्रू करना। कोई डाउट हो मस्ट आस्क मी। इवन वो जो स्टैम्प ड्यूटी वाला भी, अगर इतना कर लेते हो, और क्वेश्चन आंसर मैंने काफी प्रैक्टिस करवा दिया, ठीक है, बस कर लो सर। कैपिटल गेन रेडी करो, कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ, ऑफलाइन डिस्कशन एज वेल एज टेस्ट। रेडी करो सर, रेडी करो। ओके, तो फिर आज इतना ही रखता हूँ, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सर, बाय। স্যার বলছি সেকশন 12 এ ওটা কত পার্সেন্ট কাটে ইনকাম ট্যাক্সে? সেকশন 12 মানে 112A? ইয়েস স্যার। 112 বলছিস তো না 12 বলছিস? 112 112। 112A? ইয়েস স্যার 112 এ। 112A তে বললাম না 10%। স্যার তাহলে 20%টা কোনটায় কাটছে? 20% 112 তে কাটছে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, 112A তে 10% কাটে, কিন্তু সেক্ষেত্রে 1 লাখ টাকার উপরে হতে হবে। 1 লাখ টাকার উপরে হতে হবে। আর 20% রেট গুলো সব 112 তে আছে। 112 তে কিছু 10% স্কিম আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ইন্ডেক্স বেনিফিট পাওয়া যায় না। আর 112A তে মেইনলি 10% আছে। বোঝা গেল? আর ট্রিপ হ্যাঁ বল। 111 তে? 111A তে 15%। 111A তে 15% দেখবি খাতা শুরুতেই লিখে রেখেছি, 15%। ইয়েস। ঠিক আছে, ভালো করে ক্লাসগুলো রিভাইজ করো, ভালো করে ক্লাসগুলো সবাই রিভাইজ করো। रिवाइज करने से सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर, अलग से कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सारा चीज पढ़ा देता हूँ। किताब खोल के बैठो और मेरा क्लास को कान में लगा के सुनो, सब हो जाएगा, चैप्टर रेडी हो जाएगा, रिजल्ट एकदम टॉप क्लास होना चाहिए। पर क्या है ना, वही मेहनत कोई नहीं करेगा, यही मेरा अफसोस है। चलो ठीक है, मेरे अफसोस से क्या है, मैं नहीं चाहता कि मेरा अफसोस तो चलो मैं झेल लूंगा, बट आप लोगों को जिंदगी में अफसोस नहीं होना चाहिए कि सर बोला था पर हमने नहीं सुना। मेरा क्या है सर, मैं तो अफसोस सहते सहते बढ़ जाऊंगा, जहां जाना है चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा। आपका क्या है सर, आपको अपना अफसोस नहीं, अफसोस से जीना नहीं है सर। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। बाय सर।